अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को डिस्कस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मिस हमें पेपर के लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की दोबारा से हमें समझा दें। तो क्योंकि कल पेपर भी है तो बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान है कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके कि मिस हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये कि एक हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इससे जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं या आपने की थी मिड टर्म एग्जाम के अंदर, तो वो चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक बात अपने जहन में आपने रखनी है कि जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपके माइंड में सिर्फ ये चीज होनी चाहिए कि आपने उन चीजों को कंसिडर करना है कि कैश एक्चुअल में कितना इन हुआ है या आउट हुआ है। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं ऐड और लेस में कर रहे होते हैं कि कुछ आइटम जिनको आपने लेस करना होता है उन्हें ऐड करते हैं, या ऐड करना होता है आप उन्हें लेस कर रहे होते हैं। देखें, आपने इस चीज़ पर स्पेशली ये ज़्यादातर काम स्टूडेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिसीवेबल बढ़ता है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई करंट एसेट हमारा यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें उसे ऐड करना चाहिए। ठीक है। तो आपने इस रूल को याद रखना है कि आपके पास करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा तो आप उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और अगर आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है। पहली चीज आपने क्या याद रखनी है, आपने सिर्फ उन चीजों को कंसिडर करना है जिनकी वजह से एक्चुअल में कैश इन या आउट हुआ है। जो नॉन कैश आइटम है आपने उनकी एडजस्टमेंट करनी है। नॉन कैश आइटम में आपके पास कौन कौन से होते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया, अगर क्वेश्चन में अमोर्टाइजेशन है उसको आपने लेना है। लॉस और गेन आपने देखना है, अगर सवाल में किसी एसेट की, फिक्स एसेट की सेल हुई है तो आपको लॉस और गेन की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। देन आपने करंट एसेट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते हैं, और हमने क्लास में भी उसको डिस्कस किया था कि आपने क्यों, जब करंट एसेट आपके पास इंक्रीज होता है तो आप लेस करते हैं, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप लेस करें। हमने वीडियो का स्टार्ट यहाँ से किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने ये देखना है कि एक्चुअल में कैश कितना इन या आउट हुआ है, आपने करंट एसेट के इंक्रीज और डिक्रीज को नहीं देखना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखते हैं कि 260 आपकी 2024 के अंदर इन्वेंट्री थी, और 2025 के अंदर आपके पास 2,40,000 इन्वेंट्री रह गई। अब आपको क्या लग रहा है, इन्वेंट्री कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन आपके पीछे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई इन्वेंट्री क्या हो रही है, आप सेल कर रहे हो। जब आपकी सेल हो गई तो इट मीन्स यहाँ पर डिक्रीज हुई है, तो कहीं ना कहीं इस सेल की वजह से आपके पास क्या आया होगा, आपके पास कैश आया होगा। तो इट मीन्स इस डिक्रीज को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपकी क्लियर कर दी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करते वक्त आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, पहली चीज आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट इनकम आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जो आपके पास कितनी है, 1,22,000 आपके पास नेट इनकम गिवन है। कैश डिविडेंड कितना है, 40,000 से डिक्लेयर किया और उसी साल आपने पेड कर दिया। अब अगेन देखें, कैश डिविडेंड क्या है, आपने इन फॉर्म ऑफ कैश पे किया है तो आपने इसको क्या करना होगा, लेस करना होगा। अब नोट पेबल आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। अगेन लाइबिलिटी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगेन वही स्टेटमेंट जिससे हमने स्टार्ट लिया था, देखिए कैश का इन हो रहा है या आउट हो रहा है। भाई लाइबिलिटी देने से क्या हो रहा है, मेरे पास से कैश पे कर दिया तो कैश जा रहा है, तो मुझे उससे लेस करना है। कॉमन स्टॉक वॉज इशू फॉर 90,000 कैश। अगेन देखें, आप लोगों ने इश्यूज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर का चैप्टर भी पढ़ा था कि अगर आपके पास शेयर जब आप इशू कर दें तो आपके पास इन फॉर्म ऑफ फाइनेंस, इन फॉर्म ऑफ कैश आपके पास पैसा आता है। तो जब भी आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसे क्या करोगे, ऐड करोगे। अब आते हैं नंबर फिफ्थ पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 30,000, लेकिन आपको इक्विपमेंट की सेल करने की वजह से कितना कैश आया, 15,000। तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंस निकालते हैं कि भाई 30,000 की इक्विपमेंट है और 15,000 रुपये हमें जो इसके मिले हैं, तो ये 15,000 हमारा क्या है, लॉस होगा। फिर आंसर नहीं आता और वो परेशान होते हैं। देखिए, अगर आपके पास इक्विपमेंट कॉस्ट है, लॉस और गेन वाली या सेल वाली चीज है, तो आपको प्रॉपर कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी लॉस और गेन की। ठीक है। और देन आपसे ये कह रहे हैं कि अ न्यू बिल्डिंग वाज परचेज फॉर द कैश ड्यूरिंग द ईयर। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टार्ट में ही पढ़ लेनी है। ठीक है। अब आते हैं सवाल की तरफ। मैंने यहाँ पर टाइम को सेव करने के लिए, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करें।
आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन तीनों कंपोनेंट्स में जो भी चीज आपकी नॉन कैश आइटम कौन से, डेप्रिसिएशन, लॉस, अमोर्टाइजेशन, वो सारे के सारे आपने एडजस्ट करने हैं। जितनी भी आपकी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड चीजें हैं वो आपने यहाँ पर एड अप और लेस करनी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितनी भी चीजें आपकी सेल और परचेज से रिलेटेड हैं आपने उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाना है। और जितनी भी चीजें आपकी नोट पेबल या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या बॉन्ड पेबल के नाम से हो, या आपने शेयर इशू किया है या डिविडेंड की पेमेंट की है, वो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाना है। ठीक है, अब विदाउट एनी डिले हम सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल के पहले सबसे पहले आपको नेट इनकम कितनी गिवन है, 1,22,000 आपको नेट इनकम गिवन है। तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर राइट कर दिया 1,22,000 से हमने यहाँ पर नेट इनकम राइट कर ली। ठीक है, देन है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब याद रखिएगा क्लास, अगर तो आपके पास नीचे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन ना हो तो आप वही करेंगे जो हम क्लास के अंदर करते आ रहे हैं, कि आपने दोनों ईयर्स का बीच का डिफरेंस लेना है, कि यानी 2024 में 48 था और 2025 में 70,000 है, आपने सिंपल डिफरेंस ले लेना है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो है, यहाँ पर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में इक्विपमेंट की सेल से आपके पास अगर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड मौजूद है तो आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है, जो यहाँ पर मैंने अलग से कंप्यूटेशन सपोर्टिंग फाइल में की हुई है ताकि टाइम सेव हो। आपने यहाँ पर सबसे पहला काम तो क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दोनों ईयर्स का डिफरेंस लेना है, और जो आपके पास एडिशनल में 12,000 से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था आपने उसको ऐड करना है। ये क्यों हम करते हैं इसकी डिटेल हमने क्लास में डिस्कस की थी, लेकिन फिलहाल टाइम सेव करने के लिए और थोड़ा सा आपको क्विकली समझाने के लिए, कि अगर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी डेप्रिसिएशन है और बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रिसिएशन है तो आपने एंडिंग और बिगनिंग को लेस करना है और देन आपने एक्यूमुलेटेड जो है वो ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं दोबारा से। आपने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने 34,000 से यहाँ पर अमाउंट लिख ली। देन है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। जब भी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में किसी भी फिक्स एसेट की सेल हुई है तो आपने उसकी गेन और लॉस की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गेन और लॉस की कंप्यूटेशन की, आपके पास एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 30,000, आपने लेस किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 से, तो बुक वैल्यू आपकी कितनी आई, 18,000। सेल कितना किया आपने, 15,000 कैश आया, तो इट मीन्स ये आपके पास लॉस कितना हुआ, 3,000 से। अब आपको मेरे ख्याल से इस कंप्यूटेशन से आइडिया हुआ होगा कि मिस्टेक आप क्या कर दें, कि आपने 30,000 की इक्विपमेंट है, 15,000 में वो सेल हुई है, तो स्टूडेंट समझते हैं 15,000 का लॉस है और वो ले लेते हैं। आपने पूरी प्रॉपर कंप्यूटेशन करनी होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं जो है 3,000 से लॉस को क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी। गेन होगा क्वेश्चन में तो आपने लेस करना है। ठीक है, अब आते हैं अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो रिसीवेबल है आपके पास, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास 2024 के अंदर जो रिसीवेबल है वो 95,000 है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर 2022 में आपके पास यहाँ पर जो रिसीवेबल है वो 1,10,000 है। इट मीन्स आपका करंट एसेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगेन वो रूल आपने याद रखना है, अगर आपका करंट एसेट इंक्रीज होगा तो आप उसको क्या करेंगे, आपने उसको लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा रिवर्स स्ट्रैटेजी करनी है, और ये क्यों करते हैं ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज सिर्फ मैं एक क्वेश्चन और फॉर्मेट आपसे जो है वो डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर। देन आपके पास है डिक्रीज इन इन्वेंट्री या इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करके रखी है टाइम को सेव करने के लिए। 260 की आपके पास इन्वेंट्री थी, 2025 में 240 रह गई, यानी इन्वेंट्री कहीं ना कहीं कम हुई, लेकिन उसकी सेल से आपके पास कैश इन हुआ होगा। तो यहाँ पर 20,000 से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आते हैं अकाउंट पेबल की तरफ। लाइबिलिटी सेक्शन में हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास पहले थी 80,000 और देन 2025 के अंदर आपकी लाइबिलिटी हो गई 68,000। इट मीन्स कि आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। जब लाइबिलिटी कम होती है इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने उसकी पेमेंट की है। तो यहाँ पर 12,000 से आपके पास से कैश गया है। वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, कि आपको ये चीज़ देखनी है कि एक्चुअल में कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है। इसके बाद आपने इन सब की कैलकुलेशन प्लस माइनस करना है नेट इनकम के साथ, और देन आपके पास यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई थी।
और आपने नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास आ जाएगा। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे परचेज ऑफ इक्विपमेंट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीज़ें गिवन थी हम उसको देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि इक्विपमेंट आपके पास यहाँ पर जो है वो कितने से कॉस्ट क्या थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 30,000 थी। लेकिन आपके पास वहां पर कैश कितना आया है, 15,000। अगेन यहाँ पर मिस्टेक की बात करते हुए कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर 30,000 से लिखते हैं। भाई आपने इक्विपमेंट उसकी वैल्यू 30,000 है, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपके पास इन फॉर्म ऑफ एक्चुअल में कैश कितना है। तो हमने देखा 15,000 से कैश आया है, तो हमने यहाँ पे सेल ऑफ इक्विपमेंट में क्या लिखना है, आपने यहाँ पे 15,000 यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 15,000 ऐड करूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कैश आ रहा है, ठीक है। देन है परचेज ऑफ इक्विपमेंट, सॉरी परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। बिल्डिंग की और इक्विपमेंट को अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक चीज को अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट, के इक्विपमेंट आपके पास यहाँ पर और बिल्डिंग में, सबसे पहले देखिए बिल्डिंग पहले थी 3,50,000 और यहाँ पर अब बिल्डिंग एसेट आपका इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 420। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपनी एसेट को बढ़ाया। एसेट को बढ़ाने के लिए आपने उसको परचेज किया और परचेज करने की वजह से आपके पास कैश गया। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालते हैं 350 और 420 का, तो इट अराउंड आपके पास बनेगा 70,000 से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -70,000 से हमारे पास यहाँ पर जो है वो, सॉरी फॉर दैट, यहाँ बिल्डिंग वाली साइड पे हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने लिख दिया 70,000 से कैश। मिस आपने परचेज ऑफ इक्विपमेंट को क्यों होल्ड करवाया, अब ये चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं जिसमें स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्टूडेंट के, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज में प्रॉब्लम है कि नीचे देखें आपके पास इक्विपमेंट 30,000 से क्या हो रहा है, सेल कर दिया। जब सेल कर दिया तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी इक्विपमेंट क्या होनी चाहिए, आप देखेंगे कि इक्विपमेंट आपके पास यहाँ पर लेस दिखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 2024 में आपके पास 190 था और 2025 के अंदर आपके पास इक्विपमेंट 220 था, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपका एसेट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्विपमेंट है उसको इंक्रीज शो हो रहा है। अब इस इंक्रीज शो होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट, जब भी आपके पास क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आए कि आपका एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि भाई पहले कम था और बाद में इंक्रीज हो रहा है और साथ में एडिशनल में ये नजर आ रहा है कि इक्विपमेंट आपने सेल भी किया है। जब ये दो सिचुएशन हो तो आपने अलग से एक थर्ड कंप्यूटेशन करनी होगी परचेज ऑफ इक्विपमेंट की। यहाँ पर इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट, और नहीं तो आपके पास जो एसेट होगा आपने उसको लेना है। इसकी कंप्यूटेशन किस तरीके से होती है, सबसे पहले आपने लेना होता है बिगनिंग बैलेंस, जो भी आपका इक्विपमेंट का बिगनिंग बैलेंस है आप उसे लेंगे, ठीक है। जैसे 2024 का मैंने यहाँ पे 190 लिया। अब परचेज क्या है वो तो अननोन है, वो आपको क्या करनी है, मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि जो आपके पास आपने इक्विपमेंट सोल्ड किया है, आपने उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है। बिगनिंग प्लस आपने इक्विपमेंट सोल्ड कर देना है। जाहिर सी बात है वो फीफो वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई पहले इन्वेंट्री होगी उसके बाद सोल्ड होगी। देन जो भी आपका एंडिंग बैलेंस है यहाँ पर आपने इसका भी डिफरेंस यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास पहले वैल्यूज मैंने राइट कर दिए, दोनों ईयर्स का डिफरेंस लीजिए। सॉरी फॉर दैट, आपने फिर यहाँ पर इक्विपमेंट को जो आपने सोल्ड किया उससे ऐड कर देंगे तो आपके पास 60,000 से आपके पास क्या आ जाएगी, परचेज आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 60,000 से इस परचेज को यहाँ पर राइट कर दिया। अगेन परचेज करने से क्या होगा, आपके पास कैश जाएगा, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया -60,000। मैंने यहाँ पे 60,000 राइट कर दिया तो मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर आ गई 1,15,000 से मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव में कैश बैलेंस आया है, ठीक है। फर्दर लास्ट पार्ट और बहुत इजी पार्ट है हमारा यहाँ पर फाइनेंसिंग, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी एडिशनल में मौजूद है। नेट इनकम आपके पास कितनी है, 1,22,000। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर दोबारा से आते हैं, सॉरी फॉर दैट। इसके लिए यहाँ पे नोट पेबल देखते हैं हमारे पास कितना है, 50,000 से हमने यहाँ पर जो है वो पे किया है। तो मैं यहाँ पर 50,000 से यहाँ पे माइनस करूंगी क्योंकि कैश का हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, ठीक है।
देन हमने यहाँ पर कोई इशू किया है स्टॉक, यस बिल्कुल हमने कॉमन स्टॉक इशू किया है। शेयर इशू करने से आपके पास क्या आता है, पैसा इन होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 90,000 से यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव में ऐड कर देंगे, ठीक है। कैश डिविडेंड से आपके पास कैश जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास कैश डिविडेंड हमने पे किया है 40,000 से, तो मैं यहाँ पे क्या राइट कर देती हूँ, 40,000 से हमारे पास यहाँ पर कैश चला गया, तो ये हमने राइट कर दिया। नेट कैश यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस जीरो है, कुछ भी नहीं है। नेट इंक्रीज इन कैश हमने देखा, ये हमारे पास आ गया 30,000, 37,000 है। अब है असल इम्तिहान कि हमने वो सवाल सही सॉल्व किया है कि नहीं किया, ठीक है। वो सवाल की आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगी, सबसे पहले बिगनिंग बैलेंस कितना है, 25,000। मैं यहाँ पे 25,000 यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। बिगनिंग बैलेंस आपने ऐड करना है, इक्वल टू नेट कैश जो भी है उसमें आप ऐड कर देंगे अपना बिगनिंग बैलेंस। तो आपके पास 62,000 कैश आपके पास आ गया स्टूडेंट। और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो मैच कर गया है, एंडिंग बैलेंस हमारे पास आ गया 62,000। अगर आपके पास ये आंसर नहीं आता तो इट मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में आपने मिस्टेक की है। एक और बार इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। नंबर वन, आपने हर उस चीज को कंसिडर करना है जिसकी वजह से आपके पास कैश इन या आउट हो रहा है। नंबर टू, आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बहुत फोकस करना है, स्पेशली अगर किसी फिक्स एसेट की सेल या परचेज हो रही है, ठीक है। नंबर थ्री, आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का आपने रूल याद रखना है। और नंबर फोर, अगर आपके पास किसी एसेट की सेल की है लेकिन इसके बावजूद आपके पास बैलेंस शीट में उस एसेट का आपको यहाँ पर इंक्रीज नजर आ रहा है, जैसे इस केस में था, तो आपने सपोर्टिंग कैलकुलेशन करनी होगी इक्विपमेंट की परचेज की, ठीक है। ये फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी स्टूडेंट। तो होपफुली अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, समझ आएंगी। अगर इनकेस कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे, क्योंकि मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्सनल पे पूछना चाहें व्हाट्सएप पे तो भी आप पूछ सकते हैं।